जनरल नॉलेज डिकोडेड में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक कह सकते हैं कि एक सुनहरे पन्ने पर बात करने वाले हैं, मौर्य साम्राज्य। एसएससी और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए तो ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है। बिल्कुल। आज हम मौर्य प्रशासन, अशोक की धम्म नीति, उनकी कला और फिर इस इतने बड़े साम्राज्य के पतन को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रशासन से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसका जिक्र तो बार बार आता है। हाँ, और आना भी चाहिए। ये मौर्य साम्राज्य की नींव थी। कौटिल्य ने जो प्रशासनिक व्यवस्था दी वो कोई ऐसी ही नहीं थी, वो बहुत बारीकी से डिजाइन की गई एक मशीन थी। अच्छा, तो इस मशीन का सबसे जरूरी पुर्जा क्या था? मुझे लगता है सप्तांग सिद्धांत की बात करनी चाहिए। ये क्या था? आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। कौटिल्य की ये सबसे बड़ी देन है। देखिए, ये सिर्फ 7 चीजों की लिस्ट नहीं है। ये पहली बार राज्य को एक शरीर, एक ऑर्गेनिज्म की तरह देखता है। एक शरीर की तरह? दिलचस्प है। जी, जहां राजा यानी स्वामी अगर दिमाग है तो अमात्य यानी मंत्री उसकी आंखें और कान हैं, जनपद मतलब जमीन और लोग शरीर के पैर हैं, और कोश यानी खजाना। वो तो मुंह होगा जिसके बिना शरीर चल ही नहीं सकता। बिल्कुल। और यहीं पर श्रोताओं के लिए हमारा पहला सवाल, सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में से एक दुर्ग का क्या महत्व था? कमेंट्स में बताइएगा। तो मतलब एक भी अंग कमजोर हुआ तो पूरा राज्य लड़खड़ा जाएगा। बिल्कुल, ये सोच उस जमाने के लिए बहुत आगे की थी। सही बात है, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को सिर्फ राजधानी से चलाना तो नामुमकिन रहा होगा। जमीनी स्तर पर यह कैसे काम करता था? हाँ, तो इसके लिए साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था और उनकी कमान अक्सर राजकुमारों को दी जाती थी। अच्छा। फिर प्रांतों को जिलों में बांटा गया, जिन्हें राजुक जैसे अधिकारी देखते थे। ये आज के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैसे थे। ओके, तो इनके पास न्याय और राजस्व दोनों के अधिकार थे। जी हाँ। और सबसे नीचे गांव था जिसका मुखिया ग्रामीणी होता था। एक पूरा पिरामिड था जहां हर स्तर पर नियंत्रण और जिम्मेदारी तय थी। तो प्रशासन तो बहुत मजबूत था, लेकिन किसी भी साम्राज्य को एक गोंद की भी जरूरत होती है जो सबको जोड़कर रखे, और शायद अशोक को वो धम्म में मिली, है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यहीं पर हमारा दूसरा सवाल भी आता है, वो कौन सा युद्ध था जिसने अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया? ये तो सबको पता होना चाहिए। हाँ, तो देखिए, कलिंग की हिंसा ने अशोक को बदल दिया, लेकिन उसका धर्म सिर्फ पछतावा नहीं था, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल राजनीतिक कदम भी था। प्रैक्टिकल कैसे? सोचिए, आपके साम्राज्य में अलग अलग धर्म, भाषा, संस्कृति के लोग हैं, उन्हें एक साथ कैसे रखेंगे? धम्म इसका जवाब था। ये कोई धर्म का प्रचार नहीं, बल्कि एक नैतिक संहिता थी। जैसे कि बड़ों का आदर करो, दासों से अच्छा व्यवहार करो। बिल्कुल, सभी संप्रदायों की इज्जत करो। लेकिन एक सम्राट जो इतनी हिंसा से बना हो, वो अचानक अहिंसा की बात करे, इसे लागू कैसे किया गया? हाँ, और यही अशोक की दूरदर्शिता थी। उसने सिर्फ शिलालेखों पर संदेश नहीं खुदवाए, बल्कि धम्म महामात्र नाम के खास अधिकारी नियुक्त किए। अच्छा। इनका काम ही यही था कि वे साम्राज्य के कोने कोने में जाके धम्म का संदेश फैलाएं और ये पक्का करें कि समाज में नैतिक आचरण बना रहे। और मौर्य कला में भी यही सोच दिखती है, जैसे अशोक के स्तंभ। जी, वो सिर्फ पत्थर के खंभे नहीं है, उन पर जो शीशे जैसी पॉलिश है वो आज भी एक रहस्य है। सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ, जो आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। श्रोताओं के लिए तीसरा सवाल यहीं से, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में कितने सिंह दिखाई देते हैं? ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। हाँ, तो वो स्तंभ सिर्फ एक मूर्ति नहीं, वो अशोक की शक्ति और धम्म के शांतिपूर्ण संदेश का एक साथ प्रसारण है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ इतना अच्छा था, प्रशासन मजबूत, विचारधारा स्पष्ट, तो ये साम्राज्य अशोक के जाने के सिर्फ 50 साल में ही बिखर क्यों गया? क्योंकि जो इसकी सबसे बड़ी ताकत थी वही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। मतलब इसका अत्यधिक केंद्रीकृत होना। जब तक अशोक जैसा मजबूत शासक केंद्र में था, सब ठीक चला, पर उसके उत्तराधिकारी उतने काबिल नहीं थे। और जैसे ही केंद्र कमजोर पड़ा, प्रांतों ने खुद को आजाद घोषित करना शुरू कर दिया। और यहीं पर चौथा सवाल, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? और आर्थिक कारण भी तो होंगे। इतनी बड़ी सेना और अधिकारियों को चलाने का खर्चा भी तो था। निश्चित रूप से खजाना खाली होने लगा था। शायद टैक्स बढ़ा दिए गए, जिससे जनता में असंतोष फैला। तो कमजोर शासक, खाली खजाना और विद्रोह। बिल्कुल। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके ही सेनापति ने कर दी। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल,
उस सेनापति का नाम क्या था जिसने बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की? वो तो बस आखिरी कील थी, है ना? ढांचा तो पहले ही चरमरा चुका था। सही कहा। तो आज हमने देखा कि कैसे मौर्य साम्राज्य ने भारत को पहली बार राजनीतिक एकता दी और प्रशासन, कला और शासन में ऊंचे मानक स्थापित किए। बिल्कुल। मौर्य काल की विरासत आज भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों और प्रशासनिक सिद्धांतों में जीवित है। परीक्षार्थियों के लिए ये समझना जरूरी है कि कैसे एक मजबूत केंद्रीय सत्ता, एक स्पष्ट विचारधारा और आर्थिक स्थिरता ने इस साम्राज्य को महान बनाया और इन्हीं में आई कमियों ने इसके पतन का मार्ग प्रशस्त किया। बहुत बढ़िया। श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाती हूँ। क्या अशोक की धम्म नीति, जो नैतिक रूप से सराहनीय थी, ने साम्राज्य की सैन्य शक्ति को अनजाने में कमजोर कर दिया, जो बाद में इसके पतन का एक कारण बना?